अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी किरचॉफ्स सेकंड रूल। पहले हमने पढ़ा था जी किरचॉफ के फर्स्ट रूल के बारे में, जिसको हम किरचॉफ का चार्ज रूल भी कह सकते हैं और जिसको हम किरचॉफ का पॉइंट रूल भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके ज़रिए हम सिर्फ करंट्स को डील करते थे। आज जो हम रूल पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ का, उसको कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज रूल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम वोल्टेजेस को डील करेंगे और इसको हम वोल्टेज रूल भी कह सकते हैं, किरचॉफ का सेकंड रूल भी कह सकते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट और अ लूप मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है, यानी कि सारे जो एलिमेंट्स हमने लगाए हुए हैं वो एक क्लोज्ड लूप बना रहे हैं या एक क्लोज्ड सर्किट बना रहे हैं। उस सारे सर्किट में जितने भी वोल्टेज चेंजेस हो रहे होंगे, जितने भी वोल्टेज गेन हो रहे होंगे या ड्रॉप हो रहे होंगे, या जो भी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर जो वोल्टेज हम ले रहे हैं, उन सब का सम जब आप लेंगे तो वो ज़ीरो होना चाहिए। यानी कि कुछ वोल्टेज पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ हाई मैग्नीट्यूड के होंगे, कुछ लो मैग्नीट्यूड के होंगे, लेकिन जब हम उनका सम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर आएंगे। ये था जी किरचॉफ का सेकेंड रूल। इसके लिए क्या करते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं जी एक सिंपल सी डायग्राम है। ये देखिए यहाँ पे, इसमें क्या है, दो अदर बैटरीज लगाई हुई हैं। एक को हमने E1 का नाम दे दिया, एक को हमने E2 का नाम दे दिया। दो ही रेजिस्टेंसेस है यहाँ पे, एक R1 है और एक R2 है। ठीक है, और ये एक देखें क्लोज सर्कल बना रही हैं, लूप बना रही हैं, और इसमें हमने क्या किया, करंट की डायरेक्शन हमने खुद से फर्ज कर लेनी है। देखिए यहाँ पे क्योंकि दो अदर बैटरीज लगी हुई हैं, तो करंट की डायरेक्शन हम लेते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो बैटरीज हैं, तो जो बड़ी बैटरी होगी उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो जो बड़ी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ पे होगा वहाँ से करंट शुरू करेगा और जाएगा जी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दैट बैटरी की तरफ। यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं कि जो बैटरी E1 है, जिसकी EMF E1 है, यानी कि ये वाली बैटरी ये ज़्यादा पावर की है, ये ज़्यादा वोल्टेज की है। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि इसकी वजह से करंट जो फ्लो कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। वो बैटरी E1 के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता हुआ जाएगा बैटरी E1 के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, एक तो ये हमने डायग्राम देख ली, दूसरा हमने क्या किया जी, करंट की डायरेक्शन को सपोज कर लिया। ये सपोज हमने करनी है एक्चुअली में। ठीक है, तो हम किसी भी डायरेक्शन में इसको सपोज कर सकते हैं। दूसरा बात आपने जहन में रखनी है कि जब भी हम किसी एक सर्किट में जा रहे हैं और वहाँ पे हम वोल्टेज चेंजेस ले रहे हैं, तो आपको पहले भी पता है, अब दोबारा बता देती हूँ कि जब भी हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाते हैं तो क्या होता है जी, वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज यूज़ हो जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है। लेकिन जब हम बैटरी के लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाते हैं तब क्या होता है, वोल्टेज गेन होता है, क्योंकि वहाँ पे वर्क डन हो रहा होता है। तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे कंसिडर करते हुए वोल्टेज लिखने हैं। तो कुछ वोल्टेज उस लिहाज से पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। जहाँ पे वोल्टेज गेन होगा वो चीज़ें पॉजिटिव होती जाएंगी और जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नेगेटिव होती जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये दो पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्डिंग में चलते हैं, उसके बाद आपको दोबारा से बताते हैं कि इसकी इक्वेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो कह रहे हैं जी, कंसिडर कर लिया हमने एक क्लोज पाथ, फिगर में दिखा दिया, और जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो ले ली। थ्रू द सर्किट डिपेंड, वो सेल पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो ज़्यादा EMF का होगा, ये मैंने बात बता दी है। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि E1 जो है वो बड़ी है E2 से, तो करंट जो फ्लो करेगा वो E1 की वजह से करेगा। वी नो दैट अ स्टेडी करंट इज इक्विवेलेंट टू अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस थ्रू दी सर्किट। हमें पता है कि जो करंट होता है उसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो उस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे हैं। और हमें ये भी पता है कि वोल्टेज चेंज या पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है, या एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट के बराबर होता है जब हम उस चार्ज को मूव करवाते हैं। यानी कि जब चार्ज खुद ब खुद मूव करेगा, यानी कि हाई से लो की तरफ आएगा, तो वो एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। दैट मीन्स पोटेंशियल जो है वो उसका लॉस हो रहा है। और जब हम उस चार्ज को लेके जाते हैं नेगेटिव पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे, नेगेटिव टू पॉजिटिव या लो टू हाई, तब क्या करेगा, वो एनर्जी गेन करेगा, तब वो पोटेंशियल गेन करेगा। Thus, when a positive charge due to current I in the closed circuit passes through the cell E1 from low potential to high potential,
नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, लो से हाई जाएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि उसके ऊपर वर्क डन हो रहा होता है। इसी तरह से जब वो हाई से लो जाता है तो फिर वो क्या करता है, एनर्जी लूज करता है, तो उसका पोटेंशियल जब वो भी लूज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने पहले उसको करना है वर्क की फॉर्म में, और फिर हम उसको इक्वेशन लिखेंगे और बताएंगे वोल्टेज की फॉर्म में कैसे होता है। तो हमें पता है वर्क डन की फॉर्म में हम इस इक्वेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है, डेल वी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं जी वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द सेकेंड टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो वर्क डन बनेगा W, वो आ जाएगा डेल क्यू इंटू वी, डेल क्यू इंटू वी, या पोटेंशियल या डेल्टा वी, जैसे आप लिखना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पे आप V की जगह क्या लिखेंगे, अगर आपने बैटरी E1 ली हुई है तो V की जगह E1 आ जाएगा, बैटरी आपने E2 ली हुई है तो उसकी जगह जो है वो E2 आ जाएगा। ये 1 पहले लिखेंगे, उसके बाद में हो जाएगी E2। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे एनर्जी जो लिखी हुई है, इट गेन्स एनर्जी बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट, तो इक्वेशन 13.12 के मुताबिक एनर्जी गेन होगी। जो चीज़ गेन हो रही होती है उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी E1 डेल्टा Q व्हेन द करंट पास थ्रू द सेल E2। अब हम चलते हैं जी सेल E2 की तरफ। E2 में देखिए करंट की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए करंट की डायरेक्शन क्या बन रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ऊपर से नीचे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो करंट की डायरेक्शन हमने फॉलो करनी है। तो यहाँ पे देखिए जब हम E2 में आ रहे हैं तो E2 में आ रहे हैं हम ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे आते हैं तो एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। जैसे यहाँ पे जो एनर्जी बनेगी वो आ जाएगी -E2 डेल क्यू, ठीक है, बिकॉज हेयर द चार्ज पास फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। और फिर कहते हैं जब हम रेजिस्टेंसेस की बात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस R1 और R2 की। रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस या टू द फ्लो ऑफ करंट। तो जब भी चार्जेस फ्लो करेंगे रेजिस्टेंस में से या करंट फ्लो करेगा रेजिस्टेंस में से, तो वहाँ पे क्या होगी, अपोजिशन हो रही होगी। तो अपोजिशन की वजह से आपको पता है एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है, ठीक है। तो एनर्जी लॉस होगी। एनर्जी लॉस का मतलब क्या है कि हमने कौन सा साइन यूज़ करना है, नेगेटिव साइन यूज़ करना है। लिहाजा रेजिस्टेंसेस R1 हो या R2 हो या ज़्यादा सारी हो, तमाम में से जो पोटेंशियल होगा वो ड्रॉप होगा अगर हम करंट की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए जो हमारे पास एनर्जी लॉस बनी है R1 में से, तो वो देखें उसको लिखा हुआ है -IR1 डेल्टा क्यू। एनर्जी क्या बन रही है, पोटेंशियल और चार्ज का मल्टीपल, ठीक है। पोटेंशियल किसके बराबर होता है, IR1, ओहम लॉ के मुताबिक V = IR। तो R1 है तो IR1 आ जाएगा, साथ में डेल्टा क्यू। इसी तरह से R2 है तो IR2 डेल्टा क्यू। तो यहाँ पे देखिए चारों एलिमेंट्स हमारे पास आ गए, ठीक है। पहले एलिमेंट में जो एनर्जी हमारे पास बनी यहाँ पे, इस वजह से, इसकी वजह से जो हमारे पास एनर्जी है वो आ जाएगी E1 डेल्टा क्यू, और इसकी वजह से जो एनर्जी बनी है वो हमारे पास है जी -E2 डेल्टा क्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। R1 की वजह से जो एनर्जी बनेगी वो हमारे पास आ जाएगी -IR1 डेल्टा क्यू, और इस R2 की वजह से जो एनर्जी बनेगी वो यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ आपके पास -R2 डेल्टा क्यू। तो ये सारे हमारे पास एनर्जीज आ गई क्लोज लूप में। अब क्लोज लूप में इन सबको क्या करेंगे, सम करेंगे, सम अप करके इक्वल टू 0। फाइनली द चार्ज रीचेज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल E1 फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे पहुँच गए, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं इन सब का सम क्या होगा, 0 के बराबर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल चेंज इन एनर्जी ऑफ आवर सिस्टम इज 0, therefore we can write all these energies का sum is equal to 0। E1 डेल्टा क्यू -IR1 डेल्टा क्यू E2 डेल्टा क्यू IR2 डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें डेल्टा क्यू ये सारा सेम है, तो इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी बचेगा जी E1 -IR1 E2 IR2 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास है जी किरचॉफ्स का सेकेंड रूल के तमाम पोटेंशियल्स का सम जो है वो 0 के बराबर होता है। हम चले थे जी एनर्जीज को लेके और हम पहुंच गए जी पोटेंशियल्स पे, ठीक है। तमाम एनर्जी का सम 0 के बराबर था,
वहाँ से हमें क्या पता चला कि तमाम पोटेंशियल्स का सम जो है एक क्लोज्ड पाथ में वो 0 के बराबर होता है। और ये हमारे पास है जी किरचॉफ का सेकंड रूल। द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज 0। अलजेब्रिक सम का क्या मतलब होता है कि टर्म्स पॉजिटिव भी होंगी, टर्म्स नेगेटिव भी होंगी। बच्चे सम का समझ लेते हैं कि सिर्फ हमने प्लस करना है, तो प्लस यहाँ पे अलजेब्रिक सम लेना है। दैट मीन्स क्वांटिटी नेगेटिव है पॉजिटिव है, सबको सम करेंगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में से निकल जाएगा, बाकी जो चीज़ बचेगी वो हमने ले लेनी है। तो कहते हैं वी हैव सीन दैट दिस रूल इज सिंपली अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स। कह रहे हैं कि ये रूल है जी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी वाला रूल ही, लेकिन ये इसको हम कहाँ पे लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में लगा रहे हैं या इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स के लिए लगा रहे हैं। तो कहते हैं इस रूल को अप्लाई करने से पहले फॉर द एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इट इज़ वर्थ वाइल टू थॉरली अंडरस्टैंड द रूल्स फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल चेंजेस। ये जो किरचॉफ का सेकंड रूल है ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो हमने सर्किट लिया वो भी बहुत सिंपल सा सर्किट है। तो अब आगे जो बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि अगर हमने ये रूल लगाना है किसी ऐसे नेटवर्क पे, किसी ऐसी प्रॉब्लम्स पे जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कुछ चीज़ें जो है वो जहन में रखनी पड़ेंगी, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो क्या होंगे, सबसे पहले हमने क्लोज लूप्स बनानी होंगी, ठीक है। यानी कि देख लेना सर्किट को कि सर्किट में ज़्यादा सारे रेजिस्टेंसेस हैं, उनके डिफरेंट हमने लूप्स बनाने हैं। और हमने ये ज़रूर कंफर्म कर लेना है कि सारी की सारी रेजिस्टेंसेज जो हैं वो लूप्स में आ रही हों। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपको वन बाय वन जो है वो बताते जाते हैं। देखें पॉइंट 1 में, इफ़ अ सोर्स ऑफ EMF is traversed from negative to positive terminal, the potential change is positive, it is negative in the opposite direction। कहते हैं अगर हम EMF के सोर्स में से पास कर रहे हैं, EMF के सोर्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं और हम एंटर हो रहे हैं जी नेगेटिव से पॉजिटिव, लो से हाई जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे। इसीलिए पोटेंशियल चेंज जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आते हैं, हाई से लो की तरफ आते हैं, तब ये चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ़ अ रजिस्टर इज ट्रेवर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम रेजिस्टेंस में से पास कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा ड्रॉप होगा। इट इज़ पॉजिटिव इन द अपोजिट डायरेक्शन। और अगर हम रेजिस्टेंस में से पास कर रहे हैं और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आने का मतलब क्या है कि हम लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, तो लो से हाई जाने में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव चेंज आएगा। तो जो पोटेंशियल होगा वो भी पॉजिटिव, जो एनर्जी होगी वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दो बातें आपने अपने जहन में रखनी है। और इन्हीं दोनों बातों को जहन में रखते हुए देखें, यहाँ पे जो हमारे पास 13.6 एग्जाम्पल है, इसके लिए ये जो सर्किट डायग्राम आपको दिखाई गई है, इसमें देखें 2 लूप्स बन रही हैं, ठीक है। तो दोनों लूप्स को आपने सॉल्व करना है, 2 इक्वेशंस आपके पास आएंगी, जितनी लूप्स होंगी उतनी ही इक्वेशंस बनेंगी। फिर उन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करके क्या करना होता है, सर्टेन एलिमेंट्स का जो आंसर है वो निकालना होता है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, कैलकुलेट द करंट इन द 3 रेजिस्टेंसेज ऑफ द सर्किट, तीनों में से करंट की वैल्यू आपने बतानी है। तो उसके लिए देखिए उन्होंने सारा कुछ यहाँ पे बता दिया, इसको आपने करना है सॉल्व, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, अगर ट्राई करके आपको समझ नहीं आती फिर आपको दोबारा मैं उसको समझा दूँगी। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह ये जो बाकी चीज़ है ये हम आपको बाद में बताऊँगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।